What is septic shock and what's the pathogenesis of septic shock? Before studying this, we should know कि शॉक क्या होता है. शॉक हमारे पास वोवली स्टेट होती है जिसके अंदर डिमिनिश्ड कार्डियक आउटपुट हो जाए या फिर रिड्यूस इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम हो जाए, जिसकी वजह से हमारे पास टिश्यू परफ्यूजन कम हो जाए, इम्पेयर्ड हो जाए, जिसकी वजह से सेलुलर हाइपोक्सिया हो जाए. टिश्यू परफ्यूजन का मतलब होता है कि एक जो एरिया है उसे कितनी हमारे पास ब्लड सप्लाई मिल रही है. उसके बाद लेट्स कम ऑन टू कि सेप्टिक शॉक किस वजह से होता है, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं. तो सेप्टिक शॉक बेसिकली हमारे पास ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से होता है, यानी कि माइक्रोबियल इन्फेक्शंस की वजह से होता है, और फंगल सेप्सिस होता है, और सुपर एंटीजेंस की वजह से होता है जैसे कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो गया. ठीक है, तो रिज़ल्ट इसका एंड रिज़ल्ट क्या निकलता है. एंड रिज़ल्ट ये होता है कि हमारे पास पेरिफेरल वेजोडाइलेशन हो जाती है. वेजोडाइलेशन हो गई, पुलिंग ऑफ ब्लड हो जाती है इन द टिश्यूज़, जिसकी वजह से जो टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पर परफ्यूजन, जिसकी वजह से टिश्यूज़ में परफ्यूजन कम हो जाती है और वहाँ पर हाइपोक्सिया हो जाता है. एंडोथेलियल एक्टिवेशन होती है, ल्यूकोसाइट की वजह से डैमेज होता है, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोagulation होती है. एज अ रिज़ल्ट बाद में एनएक्टिवेशन ऑफ साइटोकाइन कैस्केड्स होते हैं. ठीक है, ये एक छोटी सी समरी थी कि इसका पैथोजेनेसिस क्या होता है. लेट्स मूव ऑन टू डिटेल पैथोजेनेसिस ऑफ सेप्टिक शॉक. जो हमारे पास कोई भी माइक्रोब होता है, बैक्टीरिया होता है फॉर एग्जांपल, वो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स रिलीज़ करता है. वो प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, दे एक्टिवेट द इनेट प्लस एडेप्टिव इम्यून सेल्स जो हमारे इम्यून सिस्टम के होते हैं, जिनकी वजह से आगे क्या होता है, इनकी वजह से इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स वो एक्टिवेट होते हैं, जिनकी वजह से आगे से हमारा सारा वो प्रोसेस होता है, विजुडाइलेशन होती है, पूलिंग होती है ब्लड की, टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन होती है, एंड विच अल्टीमेटली लीड्स टू मल्टी ऑर्गन फेलियर, और जिसकी वजह से आगे से डेथ हो जाती है. ठीक है, तो ये एक ब्रीफ सा ओवरव्यू है. बात कर लेते हैं इस डायग्राम की. इस डायग्राम में क्या बताया हुआ है. तो बेसिकली कोई भी बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल ले लें या फिर कोई भी माइक्रोब है, उसने अपने माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स रिलीज़ किए, फॉर एग्जांपल पैम्स, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स. ठीक है, अब पैम्स के लिए हमारे पास जो होते हैं ना, जो इनेट या एडाप्टिव इम्यून सेल्स होते हैं, उनके ऊपर इसके रिसेप्टर्स लगे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टॉल लाइक रिसेप्टर्स. और इसके अलावा हमारे पास कुछ और रिसेप्टर्स भी लगे होते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स एंड सी टाइप लेक्टिन रिसेप्टर्स. ये दोनों क्या करते हैं, ये बैक्टीरियल जो पेप्टाइड्स होते हैं उन्हें डिटेक्ट करते हैं. ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट्स होंगे ये हमारे पास इन रिसेप्टर्स पर अटैच हो जाएंगे, और ये रिसेप्टर्स किधर होते हैं, ये हमारे पास इनेट एंड एडेप्टिव इम्यून सेल्स पर होते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल हो गए, मोनोसाइट हो गए, डेंड्रिटिक सेल्स हो गए, प्लाज्मा सेल्स हो गए. ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि जैसे ही ये यहाँ पर एक्ट करेंगे, एडेप्टिव इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, तो हमारे पास इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स प्रोड्यूस होंगे, जैसे कि ये हो गया TNF, इंटरल्यूकिन 1. जैसे ही हमारे पास माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स एक्टिवेट करेंगे इनेट एंड एडेप्टिव इम्यून सेल्स को, फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स को एक्टिवेट करेंगे, तो हमारे पास इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आ जाएंगे, साइटोकाइंस रिलीज हो जाएंगे. ठीक है, साइटोकाइंस इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं. उसके अंदर हमारे पास TNF आ जाता है, इंटरल्यूकिन 1 आ जाता है, एंड HMGB1 आ जाता है. HMGB यहाँ पर भी बताया हुआ है कि हमारे पास क्या होता है, हाई मोबिलिटी ग्रुप बॉक्स 1 प्रोटीन. पैम्स होते हैं, माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स होते हैं, वो एंडोथीलियल एक्टिवेशन डायरेक्टली भी करा रहे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन करा रहे होता है, फैक्टर 7 एक्टिवेशन करा रहे होता है. ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने बताए थे TNF, इंटरल्यूकिन 1, HMGB1, ये भी हमारे पास एंडोथीलियल एक्टिवेशन करा रहे होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन की वजह से भी हमारे पास एंडोथीलियल एक्टिवेशन हो रही होती है. उसके बाद क्या होता है कि फैक्टर 7 जो होता है ना, ये प्रोकोएगुलेंट फंक्शन को इंक्रीज़ करता है. हाउ कि ये टिश्यू फैक्टर जो होता है उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है, और टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करता है, थ्रोम्बोमोडुलिन को डिक्रीज़ करता है, प्रोटीन C को डिक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से हमारे पास ओवरऑल प्रोकोएगुलेंट इफेक्ट आ जाता है. एंड जो हमारे पास एंडोथेलियल एक्टिवेशन की वजह से 3 काम हो रहे होते हैं. एक तो प्रोकोएगुलेंट वाला ही फंक्शन हो रहा होता है जिस तरह फैक्टर 7 का हो रहा होता है. दूसरा हमारे पास एंटीफिब्रिनोलिटिक एक्शन हो रहा है, यानी कि प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर 1 की हमारे पास इंक्रीज़ करी होती है प्रोडक्शन, इंक्रीज़ करी होती है कंसनट्रेशन, जिसकी वजह से हमारे पास एंटीफिब्रिनोलिटिक इफेक्ट आता है. प्रोकोएगुलेंट इफेक्ट ज़्यादा होता है, प्रोकोएगुलेंट इफेक्ट ज़्यादा होता है, फिब्रिनोलिटिक इफेक्ट कम होता है, यानी कि एंटीफिब्रिनोलिटिक इफेक्ट होता है, जिसका एंड रिजल्ट क्या होता है कि हमारे पास माइक्रोवेस्कुलर थ्रोम्बोसिस आ जाते हैं, जो वेजल्स होते हैं उसके अंदर थ्रोम्बोसिस आ जाती है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोagulation हो जाती है. और कोagulation की वजह से, थ्रोम्बोसिस की वजह से कि हमारे पास टिश्यू इस्कीमिया हो जाता है, ऑक्सीजन की डिलीवरी कम हो जाती है,
जिसकी वजह से आगे से एड्रीनल इंसफिशेंसी भी हो जाती है, जिसकी वजह से आगे से एड्रीनल इंसफिशेंसी भी हो जाती है और मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास एंडोथीलियल एक्टिवेशन की वजह से और भी चीज़ें रिलीज़ होती हैं, इंटरलेeukin-6, इंटरल्यूकिन 8, नाइट्रस ऑक्साइड, PAF, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। और ये काम हमारे पास दो चीज़ें करा रही होती हैं। इनका रिलीज़ एक तो एंडोथीलियल एक्टिवेशन की वजह से होता है और साइटोकाइन एंड साइटोकाइन लाइक मीडिएटर्स की वजह से हो रहा होता है, यानी कि TNF, इंटरल्यूकिन 1 एंड HMGB1। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, वेज़ोडाइलेशन हो जाती है। वेज़ोडाइलेशन हो जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड का तो आपको पता ही है कि वेज़ोडाइलेशन होती है, इंक्रीज परमिएबिलिटी होती है, डिक्रीज परफ्यूजन होती है। एंड हमारे पास डिक्रीज परफ्यूजन कैसे होती है, तो बेसिकली बात ये होती है कि यहाँ से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वेज़ोडाइलेशन भी होगी, इंक्रीज परमिएबिलिटी भी होगी, तो जो हमारे पास फ्लूइड होता है वो ज़्यादा इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेसेस आ जाता है और वहाँ पर जो ब्लड होता है ना, ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती, टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन हो जाती है और ब्लड वहाँ पर पहुँच नहीं सकता, उसकी वजह से डिक्रीज परफ्यूजन हो जाती है एंड अल्टीमेटली द रिजल्ट इज़ मल्टी ऑर्गन फेलियर। साइटोकाइन एंड साइटोकाइन लाइक मीडिएटर्स, ये हमारे पास सिस्टमिक इफेक्ट भी शो कर रहे होते हैं। सिस्टमिक इफेक्ट्स में फीवर शो कर रहे होते हैं, डिमिनिश कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो जाती है, मेटाबॉलिक एबनॉर्मैलिटीज़ हो जाती हैं। मेटाबॉलिक एबनॉर्मैलिटीज़ में हमारे पास इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है एंड हाइपरग्लाइसीमिया आ जाता है। ठीक है, एंड देन वी मूव ऑन टू हमारे पास क्या होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन की तरफ। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि हमने क्या होता है बेसिकली सेप्टिक शॉक में इन्फ्लेमेटरी काउंटर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है। इन्फ्लेमेटरी में तो हमने पढ़ लिया कि TNF, इंटरल्यूकिन 1, HMGB1, इंटरल्यूकिन 6, 8, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, साथ में हमारे पास काउंटर इन्फ्लेमेटरी यानी कि इन्फ्लेमेशन को अपोज करने वाले भी मैकेनिज्म या फिर रिस्पॉन्सेज हो रहे होते हैं। उसके लिए हमारे पास क्या रिलीज़ होता है, इंटरल्यूकिन 10, एपोप्टोसिस, STNFR। STNFR स्टैंड फॉर सॉल्युबल ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर। ठीक है, ये सारे एक्टिवेट हो गए तो ये हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, सेकेंडरी एंटी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं। ये आगे से हमारे पास इम्यूनोसप्रेशन कॉज करा रहे होते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज द पैथोजेनेसिस ऑफ सेप्टिक शॉक। इट्स रियली ईजी, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ क्या कर रही है एंड साथ में आई फॉरगॉट कि कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन भी हो रही होती है। C3A बन रहा होता है, C5A बन रहा होता है एंड C3B बन रहा होता है। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट द पैथोजेनेसिस ऑफ सेप्टिक शॉक। आपके लिए इतना ही काफ़ी है जितना मैंने बता दिया। वैसे तो दिस डायग्राम इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, यही कर लोगे तो अंदर से टेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी फिर भी मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपको बता दी हैं, दिस इज़ इनफ फॉर यू।